बहू, आओ, आज गन्ने के खेत में टहलने चलते हैं। हाँ बाबूजी, मेरा भी मन कर रहा है टहलने का। बहू, आज दिल थोड़ा भारी लग रहा है, तुमसे बात करनी थी। हाँ बाबूजी, मेरा भी मन बेचैन है, बताइए क्या हुआ। बहू, क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो? क्यों नहीं बाबूजी, बस एक बार कह दीजिए। बाबूजी, मैं समझती हूँ आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। जल्दी करो बहू। बहू, आज रात में मेरे कमरे में आ जाना। नहीं बाबूजी, अभी चलते हैं, तुरंत मेरा मन करता है। प्लीज बहू, तुम मान जाओ ना। आज घर पे कोई नहीं है, हम दोनों हैं। आज हम दोनों कर सकते हैं ये। लगता है अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्या जरूरत है, मैं हूं ना आपकी देखभाल के लिए। क्या तुम सच में मेरी इच्छाएं पूरी करोगी? बस एक बार कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। अच्छा, तो आज रात मेरे कमरे में आना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। थोड़ा जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाबूजी, मैं अब जा रहा हूँ, मेरी बीवी को ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम जो, मैं बहू का ख्याल रखूंगा। मुंबई का एक बुजुर्ग व्यक्ति कैलाश अपने बेटे अर्जुन को विदा कर रहा था। अर्जुन को न्यूयॉर्क में एक अच्छी नौकरी मिली थी। वापसी पर अर्जुन ने अपनी खूबसूरत पत्नी प्रिया को अपने पिता के हवाले कर दिया। कैलाश का चेहरा खुशी से भरा था। अर्जुन ने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, बाबूजी, प्रिया का ख्याल रखना, वह बहुत भावुक है। कैलाश ने कहा, बेटा, फिक्र न करो, मैं प्रिया को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। अर्जुन ने प्रिया को गले लगाया और हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो गया। अगले दिन जब प्रिया अपने ससुर को चाय पेश कर रही थी तो कैलाश ने कहा, बहू, यहां आकर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कैलाश ने कहा, बहू, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इन दिनों बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे साथ रहे, मेरी तन्हाई बांटे और मुझे खुश रखे। मेरा ख्याल है कि मुझे दोबारा विवाह करना चाहिए। प्रिया ने धीरे से कहा, बाबूजी, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं यहां आपका ख्याल रखने, आपको खुश रखने के लिए हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। कैलाश के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह उठकर धीरे धीरे प्रिया के पास बैठ गया। उसने प्रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है बहू, देखते हैं कि आप मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हैं। प्रिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बाबूजी, जल्दी क्या है, अब हम दोनों इस घर में अकेले हैं। मैं आपको रात को एक खास तोहफा दूंगी। यह कहकर वह चाय का बर्तन उठाकर रसोई घर में चली गई। कैलाश उसकी पीठ को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब वह अक्सर छुप छुप कर प्रिया की तरफ देखता। जब वह झाड़ू देती, कपड़े धोती या घर का काम करती तो वह कहता, बहू, यह दुपट्टा उतार दो ताकि काम करने में आसानी हो। कैलाश की नजरें शिकारी की तरह उस पर जमी हुई थीं। एक रात वह धीरे धीरे अपने कमरे से निकला और प्रिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। प्रिया आईने के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा धीरे धीरे उसके कंधे से फिसल रहा था। अचानक कदमों की आवाज सुनकर प्रिया चौंक गई। वह डरते डरते पीछे मुड़ी और बोली, बाबूजी, क्या हुआ? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? कैलाश धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उनका पांव फिसल गया। क्या शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना बनाया हो? वह सीधा प्रिया की बाहों में गिरा और वह दोनों पलंग पर गिर गए। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डरते डरते उठी, दुपट्टा लेकर बोली, बाबूजी, वह क्या था? कैलाश ने धीरे से कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मेरा पांव फिसल गया। दरअसल मैं सिर्फ अपनी दवा मांगने आया था, कहां रखी थी? लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही रहस्यमयी चमक थी। प्रिया के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वह जल्दी से बोली, बाबूजी, आप अपने कमरे में जाइए, मैं दवा लेकर आती हूं। और वह जल्दी से कमरे से निकल गई। शाम को जब प्रिया अपने पति अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसकी आवाज में वही पुराना प्यार था, वही नरमी थी। वह अपनी बातों से अर्जुन को हंसाती, कभी नए कपड़े पहनती, कभी वीडियो बनाकर अर्जुन को भेजती। वह हंसते हुए अर्जुन को चूमती और अपने दिल की बात करती। लेकिन उसे क्या मालूम था कि कैलाश खिड़की के पीछे से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में हवस की आग उठी थी और उसका चेहरा गुस्से से और जलन से लाल हो रहा था। वह खामोशी से वहां से हट गया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था।
अगले दिन प्रिया अपने कमरे में अपने मोबाइल पर व्यस्त थी कि अचानक बाहर से किसी औरत के ठहाके की आवाज आई। वह हैरान हुई और फौरन बाहर निकल आई। कैलाश अपने सामने एक महिला से हंसते हुए बातें कर रहा था। प्रिया ने हैरत और गुस्से से पूछा, बाबूजी, यह औरत कौन है? कैलाश ने इत्मीनान से जवाब दिया, बहू, क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि मैं दोबारा विवाह करना चाहता हूं? इन महिला को प्रस्ताव मिलते हैं। मैंने उनसे कहा है कि मेरे लिए एक अच्छी खूबसूरत पत्नी तलाश करें। उसकी आवाज में एक अजीब शान और सुकून था। यह सब एक चाल थी, जैसे कैलाश जानबूझकर प्रिया को परेशान कर रहा हो। प्रिया के दिल में गुस्सा उठ गया। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली गई। प्रिया के दिल में एक तूफान बरपा था। वह नहीं चाहती थी कि कैलाश दोबारा विवाह करे, क्योंकि वह कैलाश की बेशुमार दौलत और जायदाद के बारे में सोच रही थी। कैलाश की शादी हुई तो सारी दौलत नई पत्नी के नाम हो जाएगी और प्रिया के हाथ खाली हो जाएंगे। यह खौफ उसे रात की खामोशी में कैलाश के कमरे में ले आया। वह दूध का गिलास हाथ में लेकर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। कैलाश पलंग पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक पुराना खत और कुछ तस्वीरें थीं, जिन्हें वह गहरी सोच में देख रहा था। दरवाजे की आवाज सुनकर उसने फौरन वह खत और तस्वीरें तकिए के नीचे छिपा दी। प्रिया धीरे से अंदर आई। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। बाबूजी, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपके सिर की मालिश करूं? कैलाश ने खामोशी से सिर हिलाया। प्रिया ने जानबूझकर अपना स्कार्फ फर्श पर गिरा दिया और सिर की मालिश करते हुए धीरे धीरे अपना सिर कैलाश के सीने पर रख दिया। कैलाश के जिस्म में हल्की सी कंपकंपी थी। उसने घबराकर कहा, बहू, यह क्या कर रही हो? प्रिया ने मीठी आवाज में कहा, बाबूजी, मैं बस आपके दिल को तसल्ली दे रही हूं। मैं तुम्हें खुश कर रही हूं। तुम फिक्र न करो। जब तक मैं यहां हूं, तुम्हें दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलाश की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई। उसने प्रिया को बाहों में पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बहू, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करती रहो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मेरा माल, मेरी जायदाद। कैलाश धीरे से उठा। उसके कुदम खामोशी में हल्का सा शोर कर रहे थे। वह सीधा प्रिया के कमरे में गया और वहां तलाश करने लगा। उसकी आंखें हर कोने में तेजी से घूम रही थीं, जैसे वह किसी गहरे राज की तलाश में हो। आखिरकार उसकी नजर अलमारी पर पड़ी, जहां फूलों का एक छोटा सा गुलदान रखा हुआ था। कैलाश ने उसे उठाया, हाथ में घुमाया और उसके चेहरे पर एक खौफनाक रहस्यमयी मुस्कुराहट फैल गई। वह खामोशी से वापस अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेट गया, जैसे उसे कोई बड़ा राज मिल गया हो। सारा दिन प्रिया कैलाश को हंसाने की कोशिश करती। कभी वह उसका हाथ अपनी तरफ खींचती, कभी उसकी गोद में बैठ जाती और कभी उसके गले में बाजू डालकर उससे मुस्कुराकर बातें करती। लेकिन अब कैलाश हिचकिचा रहा था। उसकी नजरें प्रिया से मिलती, मगर वह फौरन मुंह फेर लेता, जैसे उसके दिमाग में कोई नया प्लान था। प्रिया उसकी ठंडी बेरुखी में उलझ गई, लेकिन उसने अपनी चालाकी जारी रखी। अगली रात प्रिया के कमरे से उसे दर्दनाक सिसकियों की आवाज आई। वह आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि कैलाश, जो अपने कमरे में टहल रहा था, यह सुनकर प्रिया के कमरे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला और डरी हुई आवाज में कहा, बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या सब कुछ ठीक है? उसकी आवाज फिक्र से भरी हुई थी, जैसे उसे मालूम हो कि यह सिसकियां कोई मामूली बात नहीं। प्रिया पलंग पर बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी सिसकियां मजीद बुलंद हो गई थी, जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसने सिसकी ली, बाबूजी, आपने क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं नहीं रही। तुमने मेरी इज्जत लूट ली है। उसकी आवाज दर्द और इल्जाम से भरी हुई थी। कैलाश का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिल खामोशी से भर गया। वह धीरे से आगे बढ़ा और प्रिया से कहा, बहू, बताओ क्या हुआ? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? प्रिया ने उसके आंसू पोंछे, लेकिन उसके रोने को और भी तेज कर दिया। बाबूजी, मुझे सुबह से मितली आ रही है। मैं गर्भवती हूं और यह सब आपकी वजह से हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगी? कैलाश डर गया। बहू, यह कैसे हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया। आप गलती पर हैं। उसकी आवाज साफ थी, मगर प्रिया ने उसे बीच में रोक लिया। बाबूजी, मुझे लगता है आपकी याददाश्त। उसकी आवाज साफ थी, मगर रागिनी ने उसे बीच में रोक लिया।
पिताजी, मुझे लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। कल रात तुमने कमरे में वह सब कुछ किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, और अब तुम बेगुनाह होने का ड्रामा कर रहे हो। रागिनी की आवाज आंसुओं से चीखों में बदल गई, जैसे वह पूरे मोहल्ले को जगाना चाहती हो। यह ड्रामा अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। हरिशंकर डर गया। वह अचानक उठा, दरवाजे की तरफ देखा, फिर रागिनी की तरफ मुतवज्जो हुआ और धीमी आवाज में बोला, ठीक है बहू, ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप जो कहेंगे वही होगा। उसकी आवाज में अब कबूलियत की एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपना गुनाह कबूल कर रहा हो। उसने आगे बढ़कर रागिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लेकिन इस राज की खबर किसी को ना हो, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। रागिनी ने अपने आंसू पोंछते हुए हरिशंकर के कंधे पर सिर रखा और कहा, ठीक है ससुर, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। लेकिन अगली सुबह घर में ऐसा सदमा हुआ कि रागिनी का सारा जिस्म कांप गया। हरिशंकर घर में दाखिल हुआ तो उसके साथ एक खूबसूरत खातून भी थी, जिसने दुल्हन जैसा लिबास जेबे तन किया हुआ था। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। रागिनी ने यह मंजिर देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चीख कर बोली, पिताजी, वह कौन है? हरिशंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बहू, वह मेरी पत्नी है। मैं शादीशुदा हूं, आज से वह तुम्हारी सास है। रागिनी को हैरत हुई। वह सोच में गुम थी। मैं उसे खुश रखने के लिए सब कुछ देने को तैयार थी, फिर उसने शादी क्यों की? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह नरम मगर सख्त लहजे में बोली, पिताजी, मेरे कमरे में आ जाइए, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। हरिशंकर रागिनी के कमरे में पहुंचा तो वह गुस्से में पागल हो रही थी। कहने लगी, पिताजी, आपने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें सच बताऊंगी। हरिशंकर ने नरम लहजे में कहा, बहू, पागल मत बनो। मैंने इसलिए शादी की है कि यह औरत आपकी सेवा करेगी। अब आपको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वह सारा काम करेगी। आप और मैं सिर्फ एक दूसरे से प्यार करेंगे। यह सुनते ही रागिनी का गुस्सा ठंडा हो गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान और खुशी की मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन रागिनी को क्या मालूम, उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था जो उसे तबाही के दहाने पर ले जाएगा। हरिशंकर की नई पत्नी, जो इस घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी, रागिनी के पांव की मालिश करती, उसके सिर की मालिश करती और घर के सारे काम खामोशी से करती। रागिनी को लगा जैसे वह अपनी चालाकी पर जीत गई हो। रागिनी को ऐसा लगा जैसे उसने हरिशंकर की सारी दौलत और जायदाद अपनी मुट्ठी में ले ली हो। लेकिन हरिशंकर के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। उसकी आंखों में हैरत और छुपा गुस्सा था, जैसे उसने कोई बड़ा राज पकड़ लिया हो। हरिशंकर अब रागिनी से दूर रहने लगा था। उसकी आंखों की ठंडक, उसके रवैये की बेहिसी सब रागिनी को छूने लगी। उसे लगा कि उसकी तमाम हरकतें अब बेअसर हो गई हैं। हरिशंकर की बेशुमार दौलत और ताकत उसके हाथों से फिसल रही थी। एक दिन जब हरिशंकर अपनी नई पत्नी के साथ काफी वक्त गुजार रहा था तो रागिनी ने उन्हें तन्हाई में रोक लिया। उसकी आवाज में जहर था। पिताजी, यह क्या हो रहा है? तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? आप अपनी पत्नी को इतना वक्त देते हैं, क्या तुम्हें वह वादा याद नहीं जो तुमने मुझसे किया था? हरिशंकर ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, रागिनी, मुझे कुछ याद नहीं, जो चाहो करो, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। रागिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपने कमरे की तरफ भागी। उसने दरवाजा मजबूती से बंद किया और कांपते हाथों से अपने पति विक्रम को बुलाया। उसकी आवाज सरगोशियों और गुस्से से भरी हुई थी। विक्रम, तुम जहां भी हो, फौरन वापस आ जाओ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी इज्जत लुट गई है। उसकी आवाज टूट रही थी। आपके पिता, उसने मेरे साथ वह सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने मुझे कबूल कर लिया, जानबूझकर दुबई भेजा है तुम्हें ताकि वह मुझे पीछे से ले आए। जैसे विक्रम के कानों में बिजली पड़ी तो उसकी सांसें तेज हो गईं। कांपती हुई आवाज में बोला, क्या कह रही हो रागिनी? पिता ऐसा नहीं कर सकता, झूठ मत बोलो। रागिनी ने गहरा सांस लिया और ठंडी आवाज में कहा, विक्रम, मैं तुम्हें सबूत भेज रही हूं, खुद ही देख लें। उसने अपना मोबाइल उठाया और वीडियो खोली जिसमें वह हरिशंकर के साथ कमरे में थी। उसका सिर उसके सीने पर पड़ा था, वही वीडियो जो उसने चुपके से कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड की थी। वह वीडियो विक्रम की पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी थी।
उसने वीडियो भेजी। विक्रम ने जैसे ही वह वीडियो देखी तो उसका दिल फट गया। उसकी सांसें रुक गईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। उसने कांपते हाथों से रागिनी को दोबारा बुलाया। रागिनी, मेरी जान, फिक्र न करो, जितनी जल्दी मुमकिन हो मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा इंतजार करो मेरे प्यारे। विक्रम की यह बात सुनकर रागिनी की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक नजर आई। अगली सुबह घर बारूद के ढेर जैसा था। यह सिर्फ रोशनी की एक चिंगारी थी जो हर चीज को उड़ा देगी। हरिशंकर, उनकी पत्नी और रागिनी खाने की मेज पर नाश्ता कर रहे थे। कमरे में खामोशी थी। हरिशंकर के चेहरे पर सोच की तहें छाई हुई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक तेज दिल धड़कने वाली आवाज। रागिनी की सांस रुक गई। हरिशंकर की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई, जैसे वह इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। दरवाजे की घंटी फिर बजी। हरिशंकर ने उठकर दरवाजा खोला। विक्रम उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग और दर्द की चिंगारी सुलग रही थी। रागिनी उछलकर उठ खड़ी हुई। वह भागकर विक्रम के गले लग गई। वह जोर जोर से रोने लगी। हरिशंकर ने आवाज धीमी करते हुए कहा, बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है? तुम वापस क्यों आए? लेकिन इससे पहले कि वह अपना जुमला पूरा करता, विक्रम फट पड़ा। उसने पिता का गिरेबान पकड़ लिया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। आप पिता नहीं हैं, आप एक हैवान हैं। तुमने मेरी मासूम पत्नी की इज्जत लूटी। तुमने उसकी इज्जत लूटी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम ने उसे जोर से धक्का दिया। हरिशंकर जमीन पर गिर गया। कुछ लम्हों के बाद वह उठा, गहरा सांस लिया और सुकून भरे लहजे में बोला, बेटा, मुझे मार दो, मुझे अपनी जान से मार डालो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। फिर तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो मुझे कबूल है। हरिशंकर ने अपनी जेब से एक पुराना मुहरबंद खात निकाला और कुछ तस्वीरें विक्रम के हाथ में थमा दी। यह खात मेरे पुराने दोस्त ने भेजा था। इन तस्वीरों को देखो। आपकी पत्नी इज्जतदार औरत नहीं है और यह वह सच है जो उसने मुझे बताई थी। विक्रम की आंखों में हैरत थी। उसने तस्वीरें देखीं। रागिनी अजीब सी जगह रंग बिरंगे कपड़ों में यूं मुस्कुरा रही थी जैसे वह उसके कारोबार की मलिका हो। विक्रम का दिमाग भटक गया। पिता, यह क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। हरिशंकर ने गहरा सांस लिया और कहा, बेटा, बताओ, जब आप दुबई में थे तो रागिनी ने आपको कितनी बार फोन किया था? उसने कितनी बार वीडियो भेजी? विक्रम ने इसके बारे में सोचा और कहा, अब्बा, उसने सिर्फ 1 या 2 बार फोन किया था। वीडियो नहीं, उसने कोई वीडियो नहीं भेजी। हरिशंकर मुस्कुराया। ठीक है बेटा, अब एक और खौफनाक राज देखो। वह उठकर अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर बाद हाथ में एक खूबसूरत फूलों का बर्तन ले वापस आया। यह फूलों का बर्तन नहीं बेटा, इसमें एक खुफिया कैमरा था जो मैंने रागिनी के कमरे में लगा रखा था। हरिशंकर उठा, फोन निकाला और वीडियो चलाई। विक्रम की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। वीडियो में रागिनी का कमरा था। रात में खामोशी थी। खिड़की से एक मध्यम रोशनी आ रही थी। अचानक एक जवान लड़का चुपके से अंदर आया। रागिनी ने उसे देखा और गले लगा लिया। फिर वह दोनों पलंग पर लेट गए। विक्रम की सांस रुक गई। वीडियो में यह मंजर बार बार नजर आ रहा था। रागिनी और लड़का एक दूसरे में खो गए। दुपट्टा हवा में तैर रहा था। ऐसी तस्वीरें देखकर विक्रम का दिल फट गया। हरिशंकर ने ठंडी आवाज में कहा, बेटा, यह रागिनी उसी आशिक से बात करती थी। उसे प्यार भरे संदेश करती थी। वह अपने कपड़े बदलती और गंदी वीडियोस बनाकर उसे भेजती और बहाना करती कि वह तुमसे बात कर रही है। फिर उसने कहा कि मैंने जानबूझकर इस बेइज्जत औरत से फर्जी ताल्लुक बनाया ताकि इसे हकीकत का पता चल सके। अगर वह इज्जतदार होती तो मेरे पास ना आती, मेरे कमरे में ना आती, मेरे साथ न सोती। लेकिन पैसों के लालच ने इसे अंधा कर दिया। उसने एक और चौंका देने वाला राज खोल दिया। और मेरी पत्नी कोई आम पत्नी नहीं बल्कि एक महिला चिकित्सक है। जब रागिनी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मेरा उसके साथ चक्कर है तो मैंने इस चिकित्सक को अपनी जाली पत्नी बनाकर घर ले आया। उसने रागिनी का इम्तिहान लिया और साबित कर दिया कि यह सब झूठ है। रागिनी ने यह ड्रामा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए रचा था ताकि वह मेरी जायदाद हथिया सके। विक्रम की आंखों में आंसू थे मगर चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने उठकर मुड़कर रागिनी को जमीन पर थप्पड़ मारा। उसकी आवाज घर की दीवारों में गूंज रही थी, गंदी, बेशर्म, तुमने मुझे धोखा दिया।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं तुम्हें खुश रखने के लिए दुबई गया था और तुमने मेरे साथ यह किया। रागिनी की जुबान मुंह में अटकी हुई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसका सारा ड्रामा बर्बाद हो गया हो। विक्रम चिल्लाया, अब्बा, फौरन पुलिस को बुलाओ और इस औरत के हवाले करो। मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। हरिशंकर ने धीमी आवाज में कहा, बेटा नहीं, ऐसा नहीं होगा। पुलिस को बुलाई तो पूरे घर और मोहल्ले की बदनामी हो जाएगी। हमें शोहरत नहीं चाहिए। इसके लिए बेहतर है कि वह इस गंदगी में अपने कोठे में वापस चली जाए। कमरे में खामोशी थी, जैसे किसी काले दर्जे ने रस्सी पकड़ ली हो। विक्रम की नजरें बदल चुकी थीं। हरिशंकर की ठंडी मुस्कुराहट मुतमिन थी और रागिनी बस बेबस खड़ी थी, टूटी हुई बर्बाद। अपनी मर्जी की जिंदगी जियो और मेरे घर से भाग जाओ। जाओ और तुम्हारा आशिक अपना कारोबार करो। मैंने तुम्हें इज्जत दी और तुम्हें दिया। ये मेरी गलती थी। रागिनी ने फर्श पर बैठकर विक्रम की टांगें पकड़ ली। विक्रम, तुम ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। विक्रम ने ऊंची आवाज में 3 बार कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तुम्हें तलाक देता हूं, तुम्हें तलाक देता हूं, और रागिनी को धक्के देकर घर से निकाल दिया। दरवाजा मजबूती से बंद किया। फिर विक्रम ने अपने पिता हरिशंकर को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब्बा, मुझे माफ कर दो, मुझे हकीकत का इल्म नहीं था। हरिशंकर ने रोते हुए कहा, बेटा, यह ठीक है, यह एक बहुत बड़ा धोखा था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमारी आंख खुल गई। मैंने तुम्हें दुबई भेजा क्योंकि तुम इस औरत की झूठी मोहब्बत में पागल हो चुके थे। जब आप यहां थे तो यह सच कभी सामने नहीं आ सकता था। यह धोखा, यह झूठ भूलने में वक्त लग सकता है। अगर आपको हमारी आज की